भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रकरण मानव व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ भाग 2। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि और उपचारात्मक विधि को हम देखेंगे। बहिर्दर्शन विधि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना ही बहिर्दर्शन विधि है। अर्थ निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं, तो हम जान सकते हैं कि वह क्रुद्ध है। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। वोलेस्निक के अनुसार निरीक्षण 2 प्रकार का होता है। पहला औपचारिक अर्थात फॉर्मल, दूसरा अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इनमें से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। उसे कक्षा में और कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है। गुण की बात करते हैं तो पहला गुण आता है हमारा बालकों का उचित दिशाओं में विकास। कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंध और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं में विकास किया जा सकता है। अगला गुण है शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। विद्यालय में शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक समय की मांगों और समाज की दशाओं का निरीक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हैं। तीसरा हमारा गुण है विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खोजों के आधार पर विद्यालयों में अनेक वांछनीय परिवर्तन किए गए हैं। उन वांछनीय परिवर्तन के आधार पर भी हम बहिर्दर्शन विधि को काम में ले सकते हैं। अगला है हमारा बाल अध्ययन के लिए उपयोगी। यह विधि बालकों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गैरेट महोदय ने यहाँ तक कह दिया है, कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिक को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। अर्थात बाल मनोवैज्ञानिक जो बालकों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए एकमात्र विधि यही है जो बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से ही बालकों का अध्ययन किया जाता है। दोष, अब हम यहाँ देखेंगे बहिर्दर्शन विधि के दोष। पहला दोष है प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, वह स्वाभाविक ढंग से परित्याग करके कृत्रिम और अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। दूसरा, असत्य निष्कर्ष। किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे बालक के अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, विशिष्ट दशाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना, उसके व्यवहार के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करना
आदि। इस प्रकार निरीक्षणकर्ता को एक साथ इतने विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं कि वह उनको कुशलता से नहीं कर पाता है। फलस्वरूप उसके निष्कर्ष साधारणतः सत्य के परे होते हैं, अर्थात जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सत्य नहीं होते हैं, वह असत्य पाए जाते हैं। अगला दोष है आत्मनिष्ठता का। आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है, अर्थात चाहे आत्मनिष्ठ विधि हो, आत्मनिरीक्षण विधि हो या बहिर्दर्शन विधि हो, दोनों विधियों में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। अगला दोष है स्वाभाविक त्रुटियां व अविश्वसनीयता। डगलस एवं हॉलैंड के शब्दों में अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है, अर्थात इस विधि के माध्यम से स्वाभाविक त्रुटियां संभव है और जब त्रुटियां होती है तो इससे प्राप्त होने वाले परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं निरीक्षण विधि में दोष भले ही हो, पर शिक्षक और मनोवैज्ञानिक के लिए इसकी उपयोगिता पर संदेह करना अनुचित है। क्रो एवं क्रो का मत है सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्रों के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। अर्थात हमने पढ़ा बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत कि बहिर्दर्शन विधि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जान करके उसका निरीक्षण करना कहलाता है। अर्थ में केवल यह देखा कि ध्यान पूर्वक बालक को देखना बाहरी रूप से वह निरीक्षण विधि है, बहिर्दर्शन विधि है। गुण की जब हमने बात की तो गुणों में बालक का उचित दिशाओं में विकास देखा कि बालक का एक उचित दिशा में विकास संभव हो पाता है। अगला जो हमने गुण देखा उसमें शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन संभव होता है। अगला गुण हमने देखा कि विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन संभव है, अर्थात निरीक्षण के समय उसमें परिवर्तन बहुत कुछ हद तक संभव होता है। एक गुण हमने देखा बाल अध्ययन के लिए उपयोगी विधि है, अर्थात यह जो विधि है बहिर्दर्शन विधि और बालकों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। दोष में हमने देखा प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार, अर्थात प्रयोज्य का व्यवहार अस्वाभाविक होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए वो स्वाभाविक व्यवहार नहीं करता है। दूसरा दोष हमने देखा असत्य निष्कर्ष। असत्य निष्कर्ष में इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, अगर बनावटी व्यवहार होगा बालक का तो जो उसका निष्कर्ष प्राप्त होगा वो सत्य कभी नहीं होगा, वो असत्य होगा, वो बनावटी निष्कर्ष होगा। अगला दोष हमने देखा आत्मनिष्ठता का। आत्मनिष्ठता के दोष में भी हमने यही पाया कि चाहे विधि बहिर्दर्शन विधि हो चाहे आत्मनिरीक्षण विधि हो, दोनों में ही आत्मनिष्ठता पाई जाती है। अगला दोष हमने देखा स्वाभाविक त्रुटियां व विश्वसनीयता। जब बहिर्दर्शन के माध्यम से बाहर से कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार का अध्ययन करता है तो बालक अपने व्यवहार को परिवर्तित करके और कुछ त्रुटियां सामने वाले के पास में पहुंचा देता है और उन त्रुटियों के माध्यम से हम उसके निकलने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों पर विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने बहिर्दर्शन विधि का अध्ययन किया। अगली विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन। बहुधा मनोवैज्ञानिकों का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पालना पड़ता है। इनमें कोई अपराधी, कोई मानसिक रोगी, कोई झगड़ालू, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला और कोई समस्यात्मक बालक होता है। मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों
आदि से भेंट करके पूछताछ करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। इन तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेता है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। क्रो एंड क्रो ने भी कहा है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम यह समझ सकते हैं कि जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, वह विधि है जिसके माध्यम से जो अध्ययन करने वाला है वह किसी विषय का, किसी प्रयोज्य का, पूरे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को और उसके एक एक पहलू का अध्ययन करके जो समस्या है उस बालक के सामने, जो प्रयोज्य के सामने समस्या है, उस समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। यही जीवन इतिहास विधि कहलाती है। अगली विधि है उपचारात्मक विधि। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता प्रदान करना उपचारात्मक विधि के तहत आता है। उपचारात्मक विधि का अर्थ और प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है, उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं और उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। यह विधि विद्यालयों की निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। पहली आवश्यकता, पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, अर्थात जो बालक पढ़ाई में, किसी विषय वस्तु को पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करते हैं, ऐसे बालकों के लिए उपचारात्मक विधि उपयोगी सिद्ध हुई है। दूसरे बालक, बहुत हकलाने वाले बालक, ऐसे बालक जो अटक अटक कर बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं, उन बालकों के लिए भी उपचारात्मक विधि उपयोगी सिद्ध हुई है। अगले बालक, बहुत पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक, ऐसे बालक जो अपने पिछले समय से, काफ़ी दिनों से आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं, किसी न किसी कारण से वो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो गए होते हैं। ऐसे बालक जिनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बहुत समय से रची बसी होती है, ऐसे बालकों का अध्ययन करने के लिए भी उपचारात्मक विधि उपयोगी होती है। अंत में अगले बालक हैं गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक। ऐसे बालक जिनको सांवेगिक अस्थिरता होती है, यानी संवेगों पर वो अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, गंभीर संवेगों के शिकार होते हैं, ऐसे बालकों का उपचार भी उपचारात्मक विधि के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि बहिर्दर्शन विधि का अध्ययन हमने किया, जीवन इतिहास विधि का अध्ययन हमने किया, उपचारात्मक विधि का अध्ययन हमने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो कक्षा मेरे द्वारा आज लाई गई है, उस कक्षा से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।